या लिसन नाउ क्वेश्चन नंबर 7 प्रीवियस लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा दिया था अब करते क्वेश्चन नंबर 7 The trial balance was extracted from the books of Madhusudan Limited on 31st March 2014 31st March 2014 बोला हुआ है चलो एक नया फॉर्मेट निकाल लो फटाफट टेक अ न्यू फॉर्मेट ये आ गया नया फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 7 मेसर्स मधुसूदन लिमिटेड मेसर्स मधुसूदन लिमिटेड और ईयर एंडिंग लिखो 31st मार्च 2014 मेसर्स मधुसूदन लिमिटेड मधुसूदन लिमिटेड प्रॉब्लम रीड करवाता हूँ तुम लोगों को शेयर कैपिटल गुडविल एट कॉस्ट लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट ऑफिस इक्विपमेंट एट कॉस्ट इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट के बाद मोटर कार्स एट कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स परचेज ऑफ फिनिश गुड्स salaries and wages rent and rates traveling expense repairs renewals printing stationery motor car expense creditors debtors including due for more than 6 months from the due date 26,000 sales proceeds of motor car opening balance of P&L appropriation advance tax of current year पिछले साल तक का डेप्रिसिएशन प्रोविजन लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट मोटर कार कैश इन हैंड बैंक बैलेंस forfeited shares account securities premium account general reserves account 10% debentures account interest on debentures prepaid expense deferred tax deferred tax आ गया ना ये डेबिट है शायद हाँ तो ये डिफर्ड टैक्स एसेट है तो प्रीवियस ईयर में डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएटेड है ये साल में और डेबिट आया तो फर्दर क्रिएट होगा ऐड कर देंगे लेकिन अगर क्रेडिट हुआ तो वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं वो रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट आगे देखो और क्या दिया हुआ है फ्रॉम द अबाउट ट्रायल बैलेंस एंड अंडर मेंशन नोट्स एंड एडजस्टमेंट्स you are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2014 and balance sheet in the prescribed form as far as possible on that date. चलो एक एक एडजस्टमेंट कराते जाऊंगा मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 forfeited shares represents unadjusted profit on reissue of shares प्रॉफिट रीइश्यू होने के बाद में ना शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट नहीं रहना चाहिए शेयर्स रीइश्यू होने के बाद में शेयर्स फॉरफिटेड का अमाउंट कैपिटल रिजर्व्स में चला जाना चाहिए तो इन्होंने ये रॉन्ग अकाउंट रखा हुआ है मैं बताता हूँ ये रॉन्ग अकाउंट रखा हुआ है इन लोग ने ये शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट नहीं ये है कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट कैपिटल रिजर्व्स अगर रीइश्यू नहीं होता ना शेयर्स तो हम लोग इसको शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में रख सकते हैं तो एक काम करोगे इसको सीधा ये शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग शो कर देंगे
अभी शो कर देंगे कैपिटल रिजर्व्स. इट इज नो लॉन्गर अ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. अगर इश्यू नहीं होता तो शेयर्स को हम लोग क्या करते थे ना, शेयर कैपिटल में शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट ऐड करते थे. गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस and write here capital reserves. तो जो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट है ना, उसको कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया. 4000. चलो मेरा पहला फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया. नाउ लुक एट माय सेकंड एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट नंबर 2 है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each. चलो ठीक है, ऑथराइज्ड का डिटेल दे दिया. शेयर कैपिटल में चले जाओ एंड राइट देयर ऑथराइज्ड. Authorized 10,000 shares of ₹100 each. Authorized में fully paid up, called up ये सब मत लिख देना, वो issued and paid up में लिखते हैं हम लोग. तो यहाँ पे लिख दो 10 लाख. And below that write issued and paid up. Below that issued and paid up. आगे बढ़ रहा हूँ. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. The company purchased plant and machinery worth ₹1 lakh on 1st April 2013, for which it had issued equity shares to the vendor as set par. तो ये तो shares issued for consideration other than cash हो गया. और इतना ही नहीं, साथ में और एक इंफॉर्मेशन है. The bonus shares had issued, the company had issued bonus shares during the year of ₹1 lakh by capitalization of securities premium. Had issued का मतलब इसका इफेक्ट ऊपर आ चुका है. ऊपर जो शेयर कैपिटल है उसमें बोनस शेयर्स भी है, और ये 1 लाख रुपए का बोनस शेयर्स भी है, और 1 लाख रुपए का इसमें ये भी है, मशीनरी के सामने इशू किया हुआ शेयर्स भी है. मेरे पूरे प्रॉब्लम में मैंने कहीं पे कॉल्स इन अरियर्स देखा नहीं है. तो ये मेरा शेयर्स फुली पेड अप ही है. 6,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप, और साथ में नोट आएगा ऑफ द अबव 1,000 shares were issued as fully paid up bonus shares, and 1,000 shares were issued to the vendors against purchase of plant and machine. ये अपने को नोट देना पड़ेगा क्योंकि 5 साल हुआ नहीं है, 2013 में हुआ है. सो लिख देते हैं. लिखो ये वाले एडजस्टमेंट्स दोनों, वो नोट वाले ही एडजस्टमेंट्स है. See, by this time now you are comfortable with final accounts. मैं जब क्वेश्चन नंबर 6, 7 तक पहुंचता हूँ ना, तो नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो ही जाते हैं. और इसके बाद में क्वेश्चन 8 करूंगा, और 8 के बाद में अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करूंगा, तो तुमको मजा आ जाएगा. इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना फाइनल अकाउंट्स के, तो एग्जाम में फाइनल अकाउंट छोड़ना नहीं. लिखो 6,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each, comma, fully paid up, ₹6 lakhs of the above,
1000 shares were issued as fully paid up bonus shares were issued as fully paid up bonus shares and and 1000 shares were issued as fully paid up shares were issued as fully paid up against purchase of plant and machinery. Against purchase of plant and machinery. चलो ये भी हो गया. मेरे एडजस्टमेंट नंबर 4 तक मेरे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए. एडजस्टमेंट नंबर 4 तक सारे एडजस्टमेंट्स मैंने कर दिए है ना. तो आगे देखते हैं अगला एडजस्टमेंट नंबर 5 को एक बार पेंडिंग रखो. एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोला हुआ है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑन 31st March 2014 वैल्यूड एट 44,000 ऑफ कॉस्ट. मेरे को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है. अब ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है ना, तो एक काम करो, क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट आएगा. एक तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जाएगा इन्वेंट्री से. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना अमाउंट कितना है? 44,000 का अमाउंट है. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 44,000 और दूसरा सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा पीएनएल अकाउंट में. जाओ पीएनएल अकाउंट में देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री होगा. चेंजेस इन इन्वेंट्री में अपन लोग ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का इफेक्ट देते हैं. सो ओपनिंग अपने को ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा. इस बार रॉ मटेरियल्स कंज्यूम नहीं है अपने पास. परचेज ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, तो मैंने ट्रायल बैलेंस में देखा था परचेज ऑफ फिनिश गुड्स और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ये रहा परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 2,80,000 और ओपनिंग स्टॉक है 35,000. देखो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 2,80,000 ओपनिंग स्टॉक 35,000. कैलकुलेटर निकालो फटाफट और देख लो. 35 माइनस 44 नेगेटिव 9,000. नेगेटिव 9,000. तो ये कितना हो जाएगा? 2,71,000. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो मेरा. कोई एक एडजस्टमेंट छोड़ा था ना मोटर कार का, वो कर देते ना खत्म.
मोटर कार वॉज सोल्ड ऑन 1 April 2013, फर्स्ट डेट को ही बेच दिया, डेप्रिसिएशन का झमेला ही नहीं है। एंड द सेम वॉज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000 on which it has provided depreciation of 7,200। मोटर कार बेचा उन लोग ने। एक काम करो, प्रॉब्लम में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तुम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में समझाया था मैंने, कभी भी अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है और हम लोग एसेट को बेचते हैं, कभी भी याद रखना, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है और अगर हम लोग एसेट को बेचते हैं तो एक वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग बनाए बिना काम नहीं करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले पेज पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नीचे में हमेशा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का वर्किंग बनाता था, यहाँ पे भी वही करूंगा। नोट नंबर 9 के नीचे लिखो सेल ऑफ मोटर कार। क्योंकि पीएफडी अकाउंट है तो लिखना पड़ेगा कॉस्ट माइनस पीएफडी डब्ल्यूडीवी माइनस सोल्ड फॉर एंड प्रॉफिट और लॉस। ये वर्किंग के बिना काम नहीं करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी जब भी पीएफडी होता था तो मैं ऐसा वर्किंग बनाता था, तुम देख लो कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ देख लो कॉस्ट ऑफ मोटर कार कितना है, चेक करो। मोटर कार was sold and the same was purchased at a cost of 20,000 और इस पे डेप्रिसिएशन आज तक का है 7,200। लिखो 20,000 is the cost, 7,200 पीएफडी है। क्योंकि अगर बेच रहे तो ये अपने बुक से निकलना चाहिए ना, तो ये लेस फ्रॉम कॉस्ट कर दो। जितना कॉस्ट निकल गया अपने को मोटर कार के कॉस्ट से माइनस कर देना है, और जितना पीएफडी हम लोग हटा रहे हैं, जितना पीएफडी है लेस फ्रॉम पीएफडी। क्योंकि अभी जा रहा है तो बुक्स में इसके नाम पे जो जो अकाउंट है सारे अकाउंट हटाने पड़ेंगे ना। सो कॉस्ट निकलेगा, पीएफडी निकलेगा। 20,000 में से 7,200 निकाल दो। 20,000 माइनस 7,200 आता है 12,800। अच्छा ये बेचा कितने में, वो अपने को ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट दिया हुआ है, देखो सेल ऑफ मोटर कार के नाम से। तुम लोग ट्रायल बैलेंस में देखो सेल ऑफ मोटर कार के नाम से एक अकाउंट है ऑलरेडी। सेल ऑफ मोटर कार मैंने देखा था, सेल ऑफ मोटर कार ये रहा, सेल ऑफ मोटर कार सेल प्रोसीड्स ऑफ मोटर कार, तो बेचा है 14,000 में। $12,800 का अगर 14,000 में बेच दिया तो यहाँ तो प्रॉफिट है, अपने को 1,200 रुपए का प्रॉफिट है। हाँ सोल्ड फॉर ये ऑलरेडी अकाउंट है तो लेस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ये अकाउंट बनाया हुआ है ना, लेस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। सेल प्रोसीड्स वाला अकाउंट कैंसिल हो जाएगा और ये 1,200 पीएनएल के क्रेडिट में चला जाएगा। तो देखो लेस फ्रॉम कॉस्ट, लेस फ्रॉम पीएफडी, लेस फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ मोटर कार एंड पीएनएल क्रेडिट। चलो इसका इफेक्ट दे देता हूं मैं। मोटर कार में ट्रायल बैलेंस में ही चेंजेस कर दूंगा। मोटर कार अकाउंट देखो कितना है मेरे पास। मोटर कार ये रहा ऊपर है, 70,000 कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट में से मैं 20,000 निकाल देता हूँ। इसमें से 20,000 निकाल देता हूँ, लेस फ्रॉम कॉस्ट। तो अब कोई पूछेगा मोटर कार कितने का, तो बोलेंगे 50,000 का, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही बिक गया था, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से 50 है। अच्छा इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो इधर है,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर कार, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो ये रहा, लैंड बिल्डिंग का 30 है, प्लांट का 120 है, तो ऑफिस इक्विपमेंट 6800, ये रहा मोटर कार का 25,200। तो इसमें से 7,200 माइनस कर दो, माइनस 7,200, तो बैलेंस क्या बचेगा 25,200 माइनस 7,200। तो अभी कोई पूछेगा कितना है तो बोलेंगे 18,000, और ये अकाउंट भी कैंसिल हो गया, सेल प्रोसीड्स। 14 माइनस 14 पूरा ही गया। तो मैंने तो क्या है, जो जितना मशीनरी बेचा उसके जो जो अकाउंट थे ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट कैंसिल कर दिए, सारे अकाउंट कैंसिल कर दिए। आगे बढ़ता हूं, मैंने एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया। अभी मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ रहा हूं। अब मेरे को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन WDV रिटर्न ऑन वैल्यू, लैंड बिल्डिंग 2%, प्लांट 10%, इक्विपमेंट 10%, मोटर कार 20%। ठीक है ना, चलो सबको डेप्रिशिएट करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसके लिए अपने को नोट नंबर 10 में जाना पड़ेगा। ये आ गया नोट नंबर 10, है ना। तो नोट नंबर 10 में नहीं देना चाहिए था, लैंड एंड बिल्डिंग बार बार देते, चलो लिख दो एक बार और। ये उनकी गलती है, अपनी गलती थोड़ी है, ये उनकी गलती है। माइनस PFD, एक तो गुडविल भी दिया हुआ है, काम करो ना, गुडविल भी लिखो ना, खत्म करो ना गुडविल को। गुडविल 2,30,000, ये इंटेंजिबल में जाना था। गुडविल 2,30,000। हाँ, फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000। प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000। माइनस PFD, ये हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया। अब फिर उसके बाद में है ऑफिस इक्विपमेंट 30,000, इक्विपमेंट 30,000, माइनस PFD, और लास्ट में है कार। कार याद करो, 70,000 में से 20,000 निकाल दिया था, 50,000 ही बचा है। माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये लो मोटर कार तक हो गया मेरा काम। अब इनका PFD, इनका पिछले साल तक का डेप्रिसिएशन इधर है। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, प्लांट मशीनरी 1,28,000,
30,000 1,28,000. इक्विपमेंट 6,800 और कार का 18,000. पिछले साल तक का डिप्रिसिएशन जो है वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. देख लो, बाकी दोनों का भी देख ही लो ना, चेक कर लो. मेरे को याद था इसलिए मैंने लिख दिया. देख लो, ऑफिस इक्विपमेंट 6,800 है और मोटर कार वो जो बेचा था वो पीएफडी माइनस करके 18,000 का पीएफडी है ना. अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 2% है, बिल्डिंग पे 2%, लेकिन डब्ल्यूडीवी बोला हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखो बिल्डिंग 4 लाख में से पिछले साल तक का वैल्यू हटाओ पहले, तो ये अपने को डब्ल्यूडीवी मिलेगा. पिछले साल तक का डेप्रिसिएशन है 30,000, तो बचेगा 3,70,000 और ये 3,70,000 का 2% निकाल लो. 3,70,000 इंटू 2% कितना हो गया? 7,200. 7,200 हुआ नहीं, 7,400. तो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 7,400. 37,400 कितना था? 3,70,000 इंटू 2% किया. और पिछले साल का 30,000 था. 37,400 माइनस करो 4 लाख, तो 3,62,600 हो जाता है. 3,62,600. प्लांट एंड मशीनरी के लिए 4,20,000. 4,20,000 माइनस 1,28,000. माइनस 1,28,000. 2,92,000. 2,92,000 इंटू 10% है, तो 29,200 हो गया. So 1,28,000 plus 29,200, ये हो गया 157,200. माइनस करो 4,20,000 में से. 262,800. 262,800. फिर है इक्विपमेंट. रिगार्डिंग इक्विपमेंट 30,000. माइनस 6,800. इंटू 10%, इसमें भी 10% ही है. 2,320. कितना आता है? 30,000 माइनस 6,800, 23,200. into 10%, that gives you 2,320. तो 6,800 10% से आया
2320 प्लस 6800 ऐड कर दो तो ये आ गया 9120 माइनस 30,000 20,880 फिर पीएफडी 20% है मोटर कार 50,000 है कार 50,000 में से 18,000 निकाल दो $32,000 into 20% 6,400 6,400 plus 18,000 24,400 24,400 minus 50,000 25,600 25,600 चलो सबको ऐड करो सबको ऐड करो 3,62,600 plus 2,62,800 plus 20,880 plus 25,600 6,71,880 यहाँ पे लिखो 6,71,880 ये दोनों तो है नहीं इसके साथ 2,30,000 ऐड कर दो 9,01,880 9,01,880 चलो यहाँ तक तो हो गया तुम लोगों का अब इसके बाद एक काम करो ना जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ना फटाफट करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जाने दो पीएनएल में एक करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो पीएनएल अकाउंट depreciation on building plant and machinery depreciation on building plant and machinery एक मिनट रुक जाओ हाँ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अभी निकाला था ना तो 7,400 था Plant and machinery was 29,200 फिर क्या था इक्विपमेंट हाँ इक्विपमेंट पे कितना है इक्विपमेंट पे था 2,320 और एक था मोटर कार पे था 6,400 ये लो सब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया एक बड़ा एडजस्टमेंट हो गया एक्चुअली अपना ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट छोटा एडजस्टमेंट नहीं होता बड़ा एडजस्टमेंट होता है
कितना 45,320। ये लो मेरा और एक एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ और इसके साथ रिलेटेड ट्रायल बैलेंस के आइटम्स भी मैंने कंप्लीट कर दिए है ना। रिलेटेड ट्रायल बैलेंस आइटम्स आल्सो हैव कंप्लीटेड। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये हो गया सब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके हो गया। कर दो इनको हाईलाइट। हाँ फिर है डिबेंचर्स हैव बीन इशूड बाय क्रिएटिंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। ये खाली एक नोट लिखना है अपने को डिबेंचर्स के साथ। डिबेंचर्स कितना है देख लो जरा। फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स बोला हुआ है ना। 10% डिबेंचर्स 3 lakhs का 10% तो 15,000 का इंटरेस्ट हुआ। तो मतलब 15,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। देख लो इधर 15,000 का इंटरेस्ट है। 3 लाख पे 10% 30,000 होना चाहिए था ना। चलो ठीक है जाओ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाओ सबसे पहले तो। $10 डिबेंचर्स 3 lakhs और ब्रैकेट में लिखो सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन एन एसेट्स ऑफ कंपनी। सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज on assets of the company। और डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस चार्ज में जाओ। ट्रायल बैलेंस में हमने देखा 15,000 ही था, लेकिन 3 lakhs का 10% 30,000 होता है। तो 15,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस 15,000 आउटस्टैंडिंग इधर ऐड करो और इसका नेक्स्ट इफेक्ट जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में। लिखो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। एड टू एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटीज। चलो ठीक है और दो आइटम ट्रायल बैलेंस का कर दिया पोस्टिंग। मेरे को तो यही तरीका आता है कि एडजस्टमेंट्स पहले करो, बिकॉज उससे क्या वो डॉट वॉट्स डालने वाला झमेला ही नहीं रहता। मेरे को तो खुद को नहीं जमता 1 डॉट 2 डॉट। हाँ उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 9 में बोला है प्रोवाइड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स फॉर ऑडिट फीस। प्रोवाइड करना है मतलब ये आउटस्टैंडिंग है और एक प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, ठीक है ना। तो ऑडिट फीस 3,000। देखो कुछ और ऑडिट फीस पहले से दे रखा है, ये ऑडिट फीस ही है ना 3,000। रेम्यूनरेशन टू ऑडिट फॉर ऑडिट फीस 3,000 प्रोवाइड करना है अपने को। पहले से ट्रायल बैलेंस में तो कोई ऑडिट फीस नहीं। हाँ तो ठीक है P&L डेबिट और अदर करंट लायबिलिटीज पूरा आउटस्टैंडिंग ही है। जाओ लिखो अदर एक्सपेंस में लिखो ऑडिट फीस 3,000 और सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। हाँ उसके बाद अगला एडजस्टमेंट। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का एक बार इसको पेंडिंग रखो ना। नंबर 10 पहले करते हैं। डायरेक्टर्स प्रपोज्ड टू ट्रांसफर
38,000 टू जनरल रिजर्व्स। पहले जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दो। अच्छा ऑलरेडी जनरल रिजर्व्स देखो ना, ट्रायल बैलेंस में कुछ है क्या? है 62,000 का है, उसके साथ में 38 और ट्रांसफर कर देते हैं। 62,000 का पहले से है जनरल रिजर्व्स। तो एक काम करो, तुम रिजर्व्स में चले जाओ और अप्रोप्रिएशन में लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। $38,000, वहां से 38,000 निकल गया और जनरल रिजर्व्स ट्रायल बैलेंस में 62,000 का था, उसके साथ 38,000 और ऐड कर दो। तो ये जनरल रिजर्व्स फाइनल हो गया। Recommended a dividend at 10% on share capital including bonus shares. बोनस शेयर्स को मिला के 6 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है, 10% कम्स टू 60,000। जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ और नोट्स टू अकाउंट्स में जाके लिख दो। कंटिंजेंट लायबिलिटीज तो है नहीं, ये तो है नहीं। 21 आगे लिखते हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज तो है नहीं, उसके बाद लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड, $6 लाख का 10%। $60,000, 6 लाख का 10%, 60,000, ये हो गया प्रपोज डिविडेंड। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 11, on review and its reassessment, old deferred tax is to be brought down to 1,500। देखो अपने पास बैलेंस शीट में डिफर्ड टैक्स जो है ना वो 2000 का है, डिफर्ड टैक्स एसेट 2000 का है, बोलते हैं इसको 1500 बनाने का। तो ये तो रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट हो गया। मैंने बताया था जब रिवर्सल होता है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होना चाहिए। मेरा इंड AS 22 देखो, उसमें मैंने रिवर्सल बताया हुआ है, क्योंकि ये लास्ट ईयर क्रिएट हुआ था। तो ये साल अगर रिवर्स करना है तो पीएनएल के थ्रू नहीं करना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू होगा। तो बैलेंस शीट में जाओ, पहले डिफर्ड टैक्स एसेट लिखो, गो टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डिफर्ड टैक्स एसेट में जाओ, और लिख दो 2000 -500 करना पड़ेगा, क्योंकि 1500 बनाना है अपने को ना। $1500 बनाना है और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा अप्रोप्रिएशन में। जब भी डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। जब रिवर्स होगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू डिफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि आप लोग एसेट को रिड्यूस कर रहे हैं ना। तो गो टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके लिखो अप्रोप्रिएशन में डिफर्ड टैक्स एसेट रिटर्न ऑफ। इंड AS मेरा इंड AS नहीं, AS 22 पढ़ के देखो, AS 22 पढ़ के देखो, वहां पे डिफर्ड टैक्स का रिवर्सल समझाया मैंने, और लॉस वाले ट्रीटमेंट्स के साथ।
चलो ये एडजस्टमेंट भी कर दिया मैंने। हर एक प्रॉब्लम में डिफर टैक्स का एडजस्टमेंट मैंने बना के डाला, याद रखना। तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन में उनका ताकत नहीं डिफर टैक्स एडजस्टमेंट कराने। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर 40% प्लस सरचार्ज ऑफ 10%, और करंट टैक्स 75,000 दिया, तो पहले तो करंट टैक्स का काम कर दो। करंट टैक्स पीएनएल में डेबिट करो और नोट नंबर 9 में लिख दो। सेकेंड इफेक्ट नोट नंबर 9 में चले जाओ और वहां पर लिखो करंट टैक्स। माइनस एडवांस टैक्स, ढूंढ लो ना एडवांस टैक्स भी। एडवांस टैक्स भी ढूंढ लो, सेट आउट। ये रहा। एडवांस टैक्स 70,000। ये 5,000। मेरे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अभी मैं ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कर देता हूँ। खाली मेरा एक प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट बाकी, वो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा तभी कर पाऊंगा। चलो जहां तक हाईलाइट हो गया वहां तक तो अपना काम हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, सैलरीज एंड वेजेस 64,000। जाओ एम्प्लॉइज बेनिफिट्स में जाके लिख दो। सैलरीज एंड वेजेस 64,000 बाहर ही निकाल लो ना इसको। ये लाइन से सारे एक्सपेंसेस ही देख लो। पहला क्या है, रेंट एंड रेट्स 15,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 9,000। रेंट एंड रेट्स एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। Rent and rates and traveling expense. Repairs and renewals 3,500 and printing and stationery 6,700. Repairs and renewals. $3,000. Printing and stationery 6,700. 3,000 नहीं है, 3,500 होगा। और एक मोटर कार एक्सपेंसेस है 14,900।
This is 3,500. Motor car expenses. $14,900. हाँ, फिर उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये ट्रेड पेबल्स है 80,000. फिर ट्रेड रिसीवेबल्स में जाके लिखो डेटर्स. Outstanding for more than 6 months and others. क्योंकि अगला आइटम वही दिया है. सन्डी डेटर्स है 1,76,000 का, जिसमें 26,000 मोर देन 6 मंथ्स है. $26,000 मोर देन 6 मंथ्स है, तो ये हो गया 1,50,000. और आउटर कॉलम में निकाल लो 1,76,000. ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को भी बाहर निकाल लो. $44,000. हाँ, नेक्स्ट आइटम है सेल्स. 6,20,000 का सेल्स है. जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चले जाओ, $6,20,000 सेल्स. फिर क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन. कितना है? 52,000. $52,000. आगे बढ़ो. फिर और सब हो गया. ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो गया. हाँ, कैश इन हैंड लिख दो 5,400 और कैश एट बैंक है 94,600. कैश बैलेंस. बैंक बैलेंस. $5,400 प्लस 94,600. 1,00,000 रुपए. ये लो, ये भी हो गया. सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 है. रिजर्व एंड सरप्लस में जाना दो. सिक्योरिटीज प्रीमियम
सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000. हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस. बस इसी का बाकी डिफर्ड टैक्स हो गया मेरा. प्रीपेड एक्सपेंसेस 900. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में चले जाओ. प्रीपेड एक्सपेंसेस 900. चलो 900 रुपया हो गया. दिस इज डन. स्टार्ट करते क्लोज करना. अदर इनकम्स कुछ नहीं मिली अपने को. अरे एक है अदर इनकम, मैं पोस्टिंग करना भूल गया. वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार था ना. कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस हुआ, पीएफडी से पीएफडी माइनस हुआ, सेल प्रोसीड्स ट्रायल बैलेंस से माइनस हो गया, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार है 1200. ये भूल गए थे अपन लोग. ये देखो इधर है ना, मैंने बना के रखा है नोट नंबर 9 के नीचे. देखो यहाँ पे लिख के भी रखा है पीएनएल. ये कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस, देखो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में माइनस कर दिया था, ये भी ट्रायल बैलेंस में, ये भी ट्रायल बैलेंस में उड़ा दिया था, और ये लिखना पड़ा. चलो निकालो, बाहर निकालो. 6,21,200. ये आ गई इनकम. सारे एक्सपेंसेस बाहर निकालो. 50 to 100 का एक्सपेंसेस है. 50 to 100 का एक्सपेंसेस है. मैं चेक कर लूँ जरा. 3,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 3,500 प्लस 6,700 प्लस 14,900. 50 to 100 एकदम बराबर. निकालो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. 158,780. इस पे 40% पहले निकालो. 158,780 158,780 इंटू 40% कितना है? 63,512. और इस पे 10% और सरचार्ज, तो 69,863 आ गया. देखो ना, 40% प्रोविजन फॉर टैक्स है प्लस 10% सरचार्ज बोला हुआ है, तो टैक्स पे टैक्स को बोलते हैं सरचार्ज. तो 40% टैक्स आया, वो टैक्स पे और 10% ऐड कर दिया. सरचार्ज का मतलब ही होता है टैक्स पे टैक्स. लेकिन इनर कॉलम में 75,000 है, तो नेगेटिव आएगा. नेगेटिव का मतलब है वो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ, और डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो गया. और डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो रहा है. कितना डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो रहा है? 69,863 माइनस 75,000. 51 कितना आया? 5137. 5137.
नेगेटिव है बैलेंस शीट में जाओ प्लस करो 1500 पिछले साल वाला डिफर्ड टैक्स को तो राइट ऑफ कर दिया लेकिन और डिफर्ड टैक्स क्रिएट हो जाएगा ये साल का 5137 पिछले साल वाले को तो 1500 बना दिया तो टोटल डिफर्ड टैक्स कितना हो गया अभी टोटल डिफर्ड टैक्स आउटर कॉलम में निकालो 6637 हो जाएगा 6637 बराबर है ठीक है चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो फटाफट 88917 बैलेंस शीट में ले जाओ 88917 88917 88917 plus 52,000 1,40,917 minus 38,500 1,02,417 1,02,417 बाहर निकालते हैं 1,02,417 प्लस 4,000 प्लस 1 lakh प्लस 20,000 2,26,417 डिवेंचर्स 3 लाख बाहर आ जाएगा नील अभी नोट नंबर 10 में नहीं जाना नोट नंबर 5 में जाना 4 के बाद 5 नील 6 नील क्रेडिटर्स 80,000 बाहर निकाल लो और अदर करंट लायबिलिटीज 18,000 निकाल लो बाहर हाँ नोट नंबर 10 ऑलरेडी मैं बाहर निकाल चुका हूँ नोट नंबर 10 ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ 9,01,880 नील 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 और ये सब बाहर अपन निकाल ही चुके हैं ठीक है जाओ बैलेंस शीट में जाओ जो आउटर कॉलम में वैल्यूज निकाला है सब बैलेंस शीट में फिलअप करो और करो फाइनल करो फटाफट बैलेंस शीट को टैली करो अभी मेरा काम खत्म होता है यहाँ से तुम्हारा काम चालू शेयर कैपिटल 6 लाख नोट्स टू अकाउंट से देखते जाओ ये कितना था 2,26,417 शेयर वारंट कुछ है नहीं अपने पास तो 8,26,417 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है नहीं ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 3 लाख डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी तो है नहीं ये नहीं है ये नहीं है यही 3 लाख बाहर आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है ट्रेड पेबल्स था अपने पास 80,000 का था नॉन करंट 18,000 का था और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 5,000 एडवांस टैक्स माइनस होते तो ये टोटल हो गया कितना 18
प्लस 1,03,000 होगा, क्योंकि 98 प्लस 5 1,03,000 और 12,29,417। फिक्स्ड एसेट्स 9,01,880, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सब नील था। नोट्स टू अकाउंट्स में जाके चेक करो, सब नील था। ये हो गया 9 लाख, चेक करो, 9,01,880 प्लस 6637, 9,08,517। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इन्वेंटरीज है 44,000 का, ट्रेड रिसीवेबल्स है 1,76,000 का पीछे लिखा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख रुपए का लिखा हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स में देख लो, और अदर करंट एसेट्स है नहीं, और ये 900 रुपया था, प्रीपेड एक्सपेंस था एक के पास। इसका टोटल बाहर निकालो, इसका टोटल क्या आता है 44,000 प्लस 1,76,000 प्लस 1 लाख प्लस 900, 3,20,900 प्लस 9,08,517, 12,29,417। चेक कर लो, 12,29,417। चलो और एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। दिस इज वन मोर क्वेश्चन विच आई हैव कंप्लीटेड। देख लो तुम लोग का ये क्वेश्चन है आमने सामने के पेज का, ये बैलेंस शीट P&L है, अगले पेज पे नोट्स टू अकाउंट्स है आमने सामने का पेज, और एक पेज आमने सामने का पेज नोट्स टू अकाउंट्स। तो अभी इसके बाद मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन और बचता है ना, वो क्वेश्चन हो जाएगा तो मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वाला लेक्चर मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ। प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, मैंने काफी एफर्ट्स लिया है तुम्हारे लिए, नहीं तो मैं 4 प्रॉब्लम 3 या 4 प्रॉब्लम में भी काम खत्म कर सकता था, मैंने 8 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए। प्रैक्टिस करो, तुम्हारे लिए काम बहुत इजी